कजान में भले ही इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन दुनिया के दिग्गजों की मौजूदगी ने इस इलाके में सियासी पारा बढ़ा दिया है। और न सिर्फ कजान का सियासी पारा बढ़ाया है, कजान का टेम्परेचर बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का पारा चढ़ा हुआ है। खासकर उन तस्वीरों में जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही फ्रेम साझा कर रहे हैं। यकीनन यह तस्वीर कूटनीतिक रिश्तों की नई कहानी तो कहती है। जाहिर ये तस्वीरें अमेरिका को भी चुभने वाली है, क्योंकि रूस से उसके रिश्तों की तलखी और दुनिया पर राज करने की सोच वाले चीन से उसके हितों का टकराव किसी से छिपा नहीं है। वैसे भी यूक्रेन से जंग के बाद और उसके पहले अमेरिकी चुनाव में रूस की जासूसी के आरोपों को लेकर उसकी तब से ठनी हुई है। और यह बात अलग है कि रूस से अमेरिका सीधा नहीं टकराना चाहता है। यही हाल चीन को लेकर भी है। चीन की विस्तारवादी नीति के काट के तौर पर अमेरिका उन देशों को समर्थन देने की पहल करता है जिनके हित चीन से टकराते हैं। अव्वल तो भारत है, उसके बाद ताइवान है। हालांकि भारत शुरुआत से खुद को किसी गुट का हिस्सा नहीं मानता है। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। यह भारत की विदेश नीति और यह भारत बार बार क्लियर करता रहा है। इसलिए अमेरिका भारत की भूमिका पर संदेह करने की हालत में नहीं है। पीएम मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में लगातार यह कहते आ रहे हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध की सरजमी पर बुद्ध वाला संदेश देते हैं, चाहे वो रूस हो चाहे वो यूक्रेन हो। अब ब्रिक्स पर भी उठ रहे सवालों का भी पीएम ने इसी जनहितकारी बताते हुए इसे काउंटर किया। वहीं आतंकवाद के मसले पर एक बार फिर उन्होंने दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। तो चाइना के लिहाज से, रूस के लिहाज से और भारत के दृष्टिकोण से, भारत के प्रोस्पेक्ट से, और इन तीनों की तिकड़ी को अगर देखें या पूरे ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस समूह को देखें तो अमेरिका के दृष्टिकोण से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बन रहे हैं, आज की चर्चा इसी पर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कजान के 6 डिग्री तापमान में पिघल गई रिश्तों पर जमा बर्फ। ब्रिक्स में बॉस मोदी का बजा डंका तो ड्रैगन की सीधी हो गई चाल। ब्रिक्स में रूस, चीन और हिंदुस्तान की तिकड़ी ने दिखाया दम, तो किसको हुआ गम। दो साल बाद आई इस तस्वीर पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी थीं। दक्षिण एशिया के दो शक्तिशाली नेताओं का ये मिलन यकीनन दुनिया के लिए सुगबुगाहट का सबब है और दुनिया की कूटनीति के लिहाज से खासा अहम। इसे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से भी समझा जा सकता है, जहां यूक्रेन से जंग में अलग थलग पड़े रूस को सहारा चीन और हिंदुस्तान ने महज अपनी तटस्थता से दे दिया, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे मुल्क उस पर प्रतिबंध थोपने पर जुटे थे। ऐसे में भारत और चीन ही दो मुल्क थे जिन्होंने रूस को यूक्रेन पर किए हमले को लेकर न तो समर्थन दिया न उसका विरोध किया, बल्कि भारत हमेशा से मसले को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में रहा। ब्रिक्स के 16वें संस्करण में जिनपिंग से पीएम मोदी की 5 साल बाद होने वाली इस बातचीत में रूस का अहम किरदार रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस को दुनिया के दूसरे देशों के समर्थन की जरूरत थी, खासकर चीन और भारत, उस वक्त चीन और भारत के रिश्तों पर गलवान विवाद के कारण बर्फ जमा थी। दोनों देशों के बीच छिड़ी कोल्ड वार को खत्म करने के लिए पहल पुतिन के लिए सबसे बड़ा मौका थी, जिसकी बुनियाद बीते महीने में एनएसए अजीत डोभाल के रूस दौरे और एससीओ समिट के दौरान पड़ गई। इसी का नतीजा है कि जिनपिंग और मोदी की पहले तो मुलाकात, फिर द्विपक्षीय बात हुई और इससे पहले बॉर्डर पर समझौते की शुरुआत हुई। ब्रिक्स के 16वें सम्मेलन में पीएम मोदी ने पहले दिन जब पुतिन से मुलाकात की तो दोस्ती का अंदाज भले ही पुराना हो, लेकिन यूक्रेन के साथ रूस की छिड़ी जंग पर भारत का अपना मिजाज वही रहा।
बहरहाल दुनिया के इन ताकतवर देशों का ब्रिक्स में मिलन कूटनीति की एक नई कहानी कह रहा है, जिसका असर दुनिया की सियासत पर पड़ना तय है, खासकर अमेरिका जैसे मुल्क पर जो अपने दबदबे के लिए जंग रोकने की हालत में होते हुए भी हाथ बांधकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के इंपॉर्टेंट सवाल क्या है चर्चा के दौरान, वो आपके सामने रख देते हैं। मोदी जिनपिंग पुतिन के मुलाकात क्या कूटनीति की नई बसात है? द्विपक्षीय बात जरूरी या फिर ड्रैगन की मजबूरी है? और मोदी पुतिन जिनपिंग की तिकड़ी क्या अमेरिका के लिए चुनौती का सबब है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है आपका। सबसे पहले सर संजय सोई सर, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल सर आपसे यही है, ये जो ब्रिक्स का जो कजान में आयोजन हुआ है, इससे भारत के लिए क्या आउटकम है सर? सबसे पहले हमारा बेनिफिट क्या है, किन किन एंड पर है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ब्रिक्स, भारत शुरू से ब्रिक्स का हिस्सा रहा है। 15 साल हो गए, 16वीं ये मीटिंग है। और जिस प्रकार से जो देश है, चाहे वो ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, ईरान हो, रशिया हो, सभी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अभी 4 नए मेंबर भी बन गए हैं, टोटल 9 मेंबर हैं, हर एक के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर एक जो भारत एक अच्छा रोल हमेशा से प्ले करता रहा है, तो भारत की आज भूमिका पूरी दुनिया समझती है कि किस प्रकार से भारत की एक न्यूट्रल पॉलिसी रही है। खास तौर से जब ब्रिक्स एक समिट एक ऐसा है जो कि वेस्ट से अलग जाता है। यहाँ पर जितने भी देश हैं वो पश्चिमी देशों से अलग देश हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो देश इसमें शामिल है उसको देखते हुए, लेकिन भारत की यहाँ पर अटेंड करने के बाद भी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, कि पूरी दुनिया समझती है कि भारत किसी का पक्षधर नहीं रहेगा, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जो फायदा है भारत का वो है कि जो हमारे इन देशों के साथ संबंध है, साइडलाइन पे इनके साथ जो बातचीत होती है, जो उनके साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, रक्षा के रिलेशंस हैं, ये सब चीजों पर हम काफी गेन कर सकते हैं। और आज जो भारत की बढ़ती हुई छवि है उसको भी सभी देश मानते हैं। ब्रिक्स में जो इंपॉर्टेंस भारत को मिली हुई है वो भी देखते हैं। साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं साइड लाइन्स में पुतिन के साथ 1-to-1 बातचीत हुई, शी जिनपिंग के साथ बातचीत है, ये सब देखते हुए भी एक अलग फायदा हमको नजर आएगा। विवेक जी। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान सर का रुख कर रहा हूं। कादियान सर, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या टेक है सबसे पहले, उसके बाद मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा। कादियान सर। देखिए, ब्रिक्स की जो मीटिंग है, जो मोदी जी ने भाषण भी दिया है, एक बात उन्होंने साफ की है कि ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये ग्लोबल साउथ है। अगर आप उसका साइज देखें, उनकी पॉपुलेशन देखें, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को ये नहीं समझना चाहिए कि ये एंटी वेस्ट कोई गुट है। ये तो 5 कंट्री पहले मिले थे, अब उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। बाकी मोदी जी ने वही बातें कही हैं जो पहले भी कह चुके हैं कि 2 देशों के बीच में कोई भी मुद्दा हो उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। तीसरा, यूथ के रेडिकलाइजेशन के खिलाफ वो बोले हैं। लेकिन जब भारत, रशिया और चाइना, जो 3 एक बड़े पावरफुल देश हैं, अगर एक ही आवाज में बात करते हैं तो जाहिर है अमेरिका को इसकी चिंता होगी। अमेरिका अभी जो उसकी नीति रही है, उसको ज्योग्राफी का फायदा है, उसको आसपास के देशों से कोई खतरा नहीं है, पावरफुल देश है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली। लेकिन वो जब इस हालत में होता है कि किसी लड़ाई को रोका जाए, फिर भी नहीं रोकता है। वो ये जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये साफ है, क्योंकि उनकी आर्म्स इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, उनके हथियार बिक रहे हैं। वो बात कहता तो है कि इजराइल को ये नरसंहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इजराइल को हथियार भी दे सकता है। भारत की नीति न्यूट्रल है। हमने ना इजराइल के खिलाफ कुछ कहा है, ना अरब कंट्रीज के खिलाफ कुछ कहा है। वो हमारी नीति है, न्यूट्रलिटी। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है जी। तो अगर इससे अमेरिका को चिंता होती है
कि चीन, भारत और रशिया इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन भारत की ऐसी मंशा नहीं है। जी। भारत एक पावरफुल देश है, तरक्की करता रहा है और भविष्य में भारत और भी ज्यादा पावरफुल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो बाकी देश है, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब नीति अपने हित में चलाते हैं। भारत का हित में है कि इजराइल और अरब के बीच में मध्यस्थता की जाए, डायलॉग से बात की जाए। हम हमेशा एब्सटेन करते हैं यूनाइटेड नेशन में जब भी बात चलती है। तो भारत की एक स्टैंडिंग है ब्रिक्स में, जो आज मोदी के भाषण से और मजबूत हुई। लेकिन इसमें एक जो एंटी वेस्ट वाला मुद्दा उठा, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। और ये जो आप इसको, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ऐसा लगता है कि इसको एक तरह से ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ एक संस्था बनाई जा रही है जिसमें अरब कंट्रीज को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें रूस और चीन तो पहले है ही, जिसको पश्चिमी देश अपना साथी नहीं मानते हैं, और उसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष है, लेकिन इमेज वैसी पेंट करने की कोशिश की जा रही है। कर्नल शैलेंद्र, इस पर आपका टेक चाहूंगा मैं। ये एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा क्यों दिया जा रहा है ब्रिक्स को? क्या ये अमेरिका की चाल है? विवेक जी, जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 30 सेकंड फालतू दे दें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे बाकी पैनलिस्ट की बात बिल्कुल सही जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा अपना स्टैंड है कि हम न्यूट्रल नहीं है। हमें न्यूट्रल होने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने देश के इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूट्रल होते हैं। हम अपने देश के हिसाब से, हितों के हिसाब से किसी की साइड लेते हैं। आजकल हमारा गुट निरपेक्ष वाला जो एटीट्यूड है वो डायनेमिक है। हम चेंज समय के अनुसार करने को तैयार हैं। अगर हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं तो हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने लैंड डिस्प्यूट को छोड़ देंगे। जो भी वो करना चाहता है वो करता चला जाए। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी गुट निरपेक्षता हमारी कमी नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इसी स्ट्रेंथ को आप देख रहे हैं कि जो पिछले 10-15 साल में आपने देखा है कि भारत ने अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग किया है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग किया है, जो हमारी डिप्लोमेसी है एग्रेसिव हो गई है। आजकल हम किसी की बात सुनते नहीं है, हम सुनाते भी हैं। अगर उसका हक है, अगर आज आप बोल रहे हैं कि वेस्ट कंट्रीज को लगता है कि गुट बनने की कोशिश हो रही है, उनका कंसर्न ठीक हो सकता है उनके लिए, लेकिन हमारा एम ये नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर उनको लगता है कि इंडिया शायद रशिया के साथ जा रहा है, ये उनका कंसर्न है, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी के तौर पर ये जरूर कहूंगा, इंडिया रशिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं और हमारे बीच में एक अटूट विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ ही दुख सुख में हमेशा खड़े हैं। मेरा पास इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है चाइना से रिलेटेड, मेरे पास इससे रिलेटेड यूएस का कोई प्रूफ नहीं है। व्हाई विल आई टेक साइड्स? व्हाई विल आई बी न्यूट्रल? कि आप जो मर्जी आए कहते रहे, मेरी यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप के पीछे आज तक आपने हम लोगों को क्या दे दिया? चाइना ने मुझे क्या दे दिया जो अगर मैं उसके साथ एक ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा? चाइना ने एक्चुअली हमें अदरवाइज क्या दिया है? चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही गेन कर रहे हैं, वो भी व्यापार कर रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है। अगर वो इतना ज्यादा धुरंधर है, इतना ज्यादा वो फोर्सफुल है, रोक दे रिलेशंस, रोक के दिखाए ट्रेड। मैं भी तो देखूं उसमें कितनी औकात है कि वो ट्रेड रोक सकता है। ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर क्यों ले रखा है? आई थिंक इंडिया हैज स्टार्टेड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग वेल, कि हम वो बोलेंगे जो हमें सूट करता है, हम वो करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में है। विवेक, बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूएनएससी के लिए ब्रिक्स से जो संदेश पीएम ने दिया है वो बहुत एक तरह से वो जो अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना मारा था, उस तरह का एक निशाना हो सकता है कि ब्रिक्स में बैठकर अमेरिका को यह कहना कि यूएनएससी में भी भारत की जगह होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर मेजर समर का टेक चाहूंगा, उसके बाद में सोई सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक, अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, मेन जो ये हुकुम का इक्का जो चाल है, ये बेसिकली रूस ने प्रस्ताव रखा है और रूस ने ही चाइना को समझाया है कि यदि हम इंडिया को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो ना ही ब्रिक्स का कोई फायदा होगा, ना ही रूस और चाइना के रिश्ते में कुछ ज्यादा मतलब
इतने अच्छे हालात नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब आपके खुद के ही आंगन में दिक्कत है तो आप वेस्ट को कैसे कन्फ्रंट करोगे, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से हमारा जो रुख है इंडिया का, इंडिया इज बिहेविंग लाइक अ वर्ल्ड लीडर, इंडिया इज बिहेविंग लाइक यूएसए फ्रॉम एशिया। From Asia's point of view, we have taken the stance of a world leader, जिसके अंदर हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमने पहल की है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, जबकि वेस्ट में एक भी कंट्री ने कोई पहल नहीं की आगे आने की और कोई प्रस्ताव रखने की कि कोई पीस टॉक्स हो। श्रीलंका और एलटीटी के बीच प्रॉब्लम थी, हमें पता था कि नॉर्वे से डेलीगेशन आया और यहाँ पे बातचीत और पीस टॉक्स के लिए आगे प्रस्ताव रखे गए। वैसे ही जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई है, यूएस का दोगलापन देखिए, एक तरफ से वो वेपन्स